हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग 1998 में आई एक बेहतरीन किताब है जो बताती है कि फ़िक्र करना कैसे आपके लिए नुकसानदायक है और इससे निजात पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। काम शुरू करने के तरीकों ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं और असल ज़िंदगी की कहानियों के जरिए हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग आज से ही कम फिक्र करने में आपकी मदद कर सकती है। इस किताब के लेखक हैं डेल कार्नेगी। वो एक परफेक्ट सेल्फ हेल्प लेखक है। उनकी लिखी हुई 1936 की बेस्ट सेलर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आज की पॉपुलर है और इस किताब की 15 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। लेखक ने हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग इसलिए लिखी क्योंकि उन्हें लगता था कि फिक्र करने की वजह से वह न्यूयॉर्क के सबसे नाखुश लड़कों में से एक है और वह अपने फिक्र करने की इस आदत को रोकना चाहते थे। आइए स्टार्ट करते हैं इसके पहले चैप्टर की, जिसका नाम है स्ट्रेसफुल जॉब्स खतरनाक हो सकते हैं। ज़्यादा फिक्र करना आपकी सेहत के लिए बुरा है। हर इंसान फिक्र करता है, जबकि हम में से कुछ ही लोग इस बात का एहसास करते हैं कि यह कितना खतरनाक है। ज़्यादा फिक्र करना आपको बीमार बना सकता है। प्लेटो जानते थे कि दिमाग और जिस्म आपस में जुड़े हुए हैं, बल्कि फिजिशियन मेयो ब्रदर्स ने बताया कि हॉस्पिटल की आधी बेड ऐसे लोगों से भरी है जो फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, फिक्र और मायूसी से जूझ रहे हैं। अर्थराइटिस फिक्र की वजह से होने वाली बीमारी है, बल्कि अर्थराइटिस होने की सबसे बड़ी वजह फिक्र से रिलेटेड है। अनस्टेबल मैरिज और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बहुत से मेडिकल केसेस से पता चलता है कि यह पागलपन और डायबिटीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। हमारे चारों तरफ फिक्र करने की कोई ना कोई वजह मौजूद है, खासतौर पर वर्क प्लेस में। हाई प्रेशर जॉब्स ज़्यादा फिक्र देती हैं। शांत और स्टेबल जॉब के मुकाबले एम्प्लॉयज़ के बीमार पड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाई प्रेशर जॉब्स से होने वाला स्ट्रेस दिल की बीमारी भी बन सकता है। एक स्टडी के मुताबिक 1/3 बिजनेस एग्जीक्यूटिव दिल की बीमारी, पेट के अल्सर और हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। दूसरी स्टडी से पता चलता है कि किसान के मुकाबले 20 गुना डॉक्टर की मौत हार्ट फेल होने की वजह से होती है। इसका मतलब अगर आप स्ट्रेसफुल जॉब में हैं तो ज़रूरी है कि इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढा जाए, नहीं तो आप अल्सर जैसी सीरियस बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। कन्फ्यूजन से फिक्र होती है। फिक्र के सोर्सेस के बारे में जानिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आप कैसा फील करेंगे जब कोई संडे की इवनिंग में कहे कि मंडे की सुबह आपको टॉर्चर मेंबर में फेंक दिया जाएगा? क्या आप टेंशन में आ जाएंगे? यकीनन, लेकिन फिक्र से डील करने के रास्ते हैं। कोलंबिया कॉलेज के डीन हर्बर्ट ई हॉकर्स का कहना है कि कन्फ्यूजन फिक्र की सबसे बड़ी वजह है। उनका मानना है कि बहुत कम लोग फिक्रमंद होने पर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हर तरह की फिक्र से निजात पाने के लिए 3 स्टेप एनालिसिस को दुनिया के सामने रखा। कुछ ऐसा ही गैलन लिचफील्ड ने 1942 में किया, जब वह जापान ऑक्युपाइड संघाई में फंस गए थे। उन्हें खबर मिली कि जापानी एडमिरल ने वह सामान खोज निकाला है जो उन्होंने जापानियों से छुपा कर रखा था। सजा के तौर पर उन्हें मंडे को जापानी पुलिस के खुफिया टार्चर चैम्बर में फेंक दिया जाना था। लिचफील्ड को यह खबर संडे को मिली और वह सोचने लगे कि इस बारे में क्या किया जाए। उनका 3 स्टेप सॉल्यूशन कुछ इस तरह था। पहला, फिक्र की वजह को जानना। लिचफील्ड ने एक टाइपराइटर उठाया और उसमें अपने फिक्र की वजह लिख दी। जान निकल जाने तक ट्रांसफर किए गए जाने की फिक्र। दूसरा, उन वजहों को एनालाइज कीजिए। लिचफील्ड ने लिखा कि वह सारे इस बारे में क्या कर सकते हैं और अपने सारे ऑप्शन लिख लिए, जैसे कि भाग जाना, सफाई देना या ऐसे दिखना कि कुछ हुआ ही नहीं है। तीसरा, फिक्र से निपटने के लिए कौन सा रास्ता चुनना है, इसका फैसला कीजिए। और लिचफील्ड ने डिसाइड किया कि वह काम पर ऐसे जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है।
दूसरे दिन तक जापानी एडमिरल शांत हो चुके थे और उन्होंने लिचफील्ड को सिर्फ डांटा। आप समझ सकते हैं कि कभी कभी फिक्र को अच्छे से एनालाइज करना आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। आइए नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, जिसमें आप जानेंगे एक बार आपने अपनी फिक्र से निपटने का रास्ता चुन लिया तो उस पर अमल कीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। दोस्तों, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद आप लगातार उसी के बारे में सोचते रहे? यह लोगों की आम आदत है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमने सही काम किया या नहीं, अभी भी रास्ता बदलने का वक्त हमारे पास है। हालांकि यह आदत आम है, लेकिन यह तब बहुत खतरनाक हो सकती है जब आप अपनी फिक्र को दूर करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हो। जब आप चिंता करने की आदत से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहे होते हैं तो फिक्र की वजहों के एनालिसिस से शुरू कीजिए। लेकिन जब एक बार आपने एनालिसिस कर लिया और किस रास्ते पर चलना है इसका फैसला भी कर लिया तो दोबारा उस फैसले को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, जब आप कोई फैसला कर लिए तो उस पर अमल करिए और इसे लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। हेजिटेट मत होइए, अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मत रुकिए। फैसले को लेकर जरा सा डाउट फिक्र करने की आदत से उभरने के लिए की गई एनालिसिस और काम को बर्बाद कर सकता है। एक बार आपने किसी काम का रास्ता चुन लिया तो दोबारा सोचे बिना उसी पर चलते रहिए, नहीं तो आप अपने आप को वहीं पाएंगे जहां से आप शुरुआत किए थे। आज में ज़िंदगी गुजारिए, बीते हुए कल और आने वाले कल की फिक्र में मत रहिए। क्या आपने कभी बीते हुए कल या आने वाले कल की फिक्र में पूरी रात करवटें बदल कर गुजारी है? अगर हाँ, तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। बहुत से सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कब तक? पास्ट या फ्यूचर की फिक्र करना बेकार है। लेखक स्टीफन लेकॉक ने इस आदत को उस बच्चे के जैसे बताया है जो जब मैं बड़ा लड़का हो जाऊंगा की रट लगाए रहता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वह कहता है जब मैं मैरिड हो जाऊंगा, और मैरिड होने के बाद कहता है जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन रिटायर होने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह कितनी दूर आ चुका है तो उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ खो दिया है और अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए ऐसी सैड लाइफ से बचने के लिए आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। जैसे शिप में अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही प्रेजेंट में ध्यान रखने पर आपको डे टाइट कंपार्टमेंट की ज़रूरत है। पास्ट की फिक्र और फ्यूचर की अटकलों से अपने आप को बचाइए। रूल बहुत सिंपल है, जो पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होने वाला है वह प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। यकीनन आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए फ़िक्र करने की बहुत कम ही ज़रूरत होती है। फ्यूचर के लिए बेस्ट प्रिपरेशन यही है कि आप अपने प्रेजेंट में अपना बेस्ट परफॉर्म करें। जिसने इस सलाह का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया वह एक विधवा है जो गम और अकेलेपन की वजह से सुसाइड करना चाहती थी। एक दिन आर्टिकल पढ़ते हुए उसकी नज़र एक कोट पर गई, एवरी डे इज़ न्यू लाइफ टू अ वाइस मैन। वह इस लाइन से इतना इंस्पायर हुई कि हर रोज़ इन्हें रिपीट करने लगी और आखिरकार उसने कामयाबी और खुशियाँ हासिल कर ली। दोस्तों, बीता हुआ कल मर चुका है और आने वाला कल पैदा नहीं हुआ है, इसलिए इनकी फिक्र ना करें। इसके बजाय आप सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करें। नेक्स्ट चैप्टर है, जब भी आप परेशानी का सामना कर रहे हो सबसे खराब सिचुएशन के बारे में सोचें और वहां से सुधार करने की कोशिश करें। जब अर्ल पी हैनी नाम के एक शख्स से कहा गया कि उसे गैस्ट्रिक अल्सर है, नज़रिया साफ था। डॉक्टर ने उसे आराम करने और खाने पर ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन पॉसिबिलिटी जताई कि वह जल्द ही अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। हैनी ने इस पर ओवर रिएक्ट करने के बजाय अपनी किस्मत का लिखा माना। यह सिंपल आइडिया फिक्र करना छोड़ने के लिए मैजिकल 3 स्टेप अप्रोच का बेस है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है
तो सोचिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। सबसे खराब सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपनी जॉब खो देंगे, जेल जाना पड़ेगा या फिर मार दिए जाएंगे? हैनी के लिए यह धीरे से उसकी तरफ आ रही मौत थी। फिर सबसे खराब हालातों को एक्सपेक्ट कर लीजिए। कुछ लम्हे के लिए मान लीजिए कि यही होने वाला है। हो सकता है यह उतना भी बुरा ना हो और आप इस सिचुएशन से आसानी से बाहर निकल पाएँ। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आप कोई दूसरी जॉब ढूंढ ही लेंगे। एक बार जब आप सबसे बुरे हालात के बारे में सोचकर उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप काम फील करते हैं। हैनी के लिए सबसे बुरे हालात को एक्सेप्ट करना खौफनाक था। हैनी ने न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि इसके लिए प्रिपरेशन भी की। उसने अपने बॉडी का कॉक सेट भी खरीदा ताकि उसकी बॉडी उसकी फैमिली प्लॉट नेब्रास्का भेजी जा सके। आखिर में उन सबसे खराब हालत को सुधारने की पूरी कोशिश करिए। हैनी ने डिसाइड किया कि अगर उसे मरना ही है तो वह इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल करेगा। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद उसने दुनिया घूमने का फैसला किया। उसने कॉकटेल्स पी, तरह तरह के खाने खाए। मानसून और टाइफून का उसकी सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। हैनी ने गाने गाए, ढेर सारे दोस्त बनाए और जब तक वह घर लौटा वह अल्सर के बारे में सब कुछ भूल चुका था और उसने कॉकसेट्स भी वापस भेज दी। उसके बाद से वह कभी बीमार नहीं पड़ा। अफसोस करने में एनर्जी बर्बाद न कीजिए दोस्तों। अपने लिए लिमिट सेट कीजिए जिसके बाद आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। जब भी कुछ बुरा होता है तो हम में से ज़्यादातर लोग उस बारे में लगातार सोचते और बिना वजह झल्लाते हैं, जबकि ऐसे हालातों में लोगों से दूर जाकर सब कुछ ठीक हो सकता है। घबराना बेकार है। ऐसा करके हम अपनी खुशियों को दांव पर लगा रहे होते हैं। ऐसा किसी भी अनहोनी पर अफसोस करने से हम कैसे बच सकते हैं? इसका एक हैरत अंगेज सलूशन जाने माने स्टॉक ट्रेडर की बताई गई स्ट्रेटजी स्टॉप लॉस ऑर्डर में है। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब है कि शेयर एक खास कीमत पर खरीदे जाते हैं। कुछ वक्त तक उसकी कीमत में डेवलपमेंट ऑब्जर्व की जाती है। अगर शेयर की कीमत गिर जाती है, जैसे कि खरीदी हुई कीमत से 10% कम हो जाती है, तो उसे फ़ौरन बेच दिया जाता है। ये तरीका ज़्यादा नुकसान होने से बचाता है, इसलिए इसे स्टॉप लॉस कहते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वालों में सबसे बड़ा नाम रशिया के जाने माने लिटरेरी लियो टॉल्स्टॉय का है। टॉल्स्टॉय में एक नाकाम शादी का किस्सा थे, जहां पिछले 50 साल से दोनों ही एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इन बुरे हालातों को इनफ क्यों नहीं कहा। वो बड़ी आसानी से उस तकलीफ से निकल सकते थे जिसे वो सालों से सह रहे थे। स्टॉप लॉस ऑर्डर ग्रगेज पर भी अप्लाई होता है। किसी से नाराज रहने से में आप अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करना समझदारी नहीं है। अब्राहम लिंकन का कहना था कि झगड़े के किसी का भी फायदा नहीं होता और लिंकन ने उन सभी लोगों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई थी। इसलिए दोस्तों आज से ही उन सभी चीज़ों पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दीजिए जो आपको तकलीफ़ और स्ट्रेस देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ की पॉजिटिविटी पर फोकस करके खुश रहने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हमारी सोच एक्शन पर हमारे इमोशंस का असर होता है, लेकिन जैसा साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने कहा, इमोशन और एक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हम अपने इमोशंस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, लेकिन इसे इनडायरेक्टली अपनी सोच और एक्शन के जरिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। खुद को खुश रखने का एक तरीका अपने आप को खुश दिखना है। अगर आप उदास और कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो एक बड़ी सी स्माइल कीजिए, सीटी बजाइए। जब आप खुश और एनर्जेटिक एक्ट करेंगे तो उदास रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन आपको बिना वजह खुश रहने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहने का दूसरा तरीका यह है कि आप पॉजिटिव सोचें। रोमन एम्पायर पर राज करने वाले फिलॉसफर मार्क ऑरलियंस ने कहा कि हमारी ज़िंदगी को हमारी सोच बनाती है।
अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप खुश महसूस करते हैं, इसलिए नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ पॉजिटिव पर फोकस करिए। उस औरत के बारे में सोचिए जिसे मोजावे डेजर्ट जाना पड़ा क्योंकि उसके हस्बैंड की आर्मी ट्रेनिंग वहीं होनी थी। शुरुआत में उसे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वहाँ बेहद गर्मी थी, आसपास इंग्लिश ना बोलने वाले मैक्सिकन और हिंदुस्तानी ही थे और लगभग हर चीज़ में बालू होता था। लेकिन उसके फादर ने पॉजिटिव पर फोकस करने के लिए कहा और उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे वह रेगिस्तान पसंद आने लगा, जोशुआ पेड़, सनसेट और वहाँ के लोग सब अच्छे लगने लगे। अगली बार जब आप उदास हो तो अपने आप को खुश करने की कोशिश करें। हो सकता है आप कामयाब हो जाएं और अगर नहीं हुए तो कम से कम आप नेगेटिव चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। शुक्रिया की उम्मीद मत रखिए। अपनी खुशी के लिए दूसरों की मदद करते रहिए। आखिरी बार आपने किसकी मदद कब की थी? क्या वह शुक्रगुजार थे? और अगर नहीं तो क्या आपको इस बात से चिढ़ हुई? जब भी हम कोई दरियादिली का काम करते हैं तो हम सामने वाले की आंख में अपने लिए ग्रेटिट्यूड देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद रखना आपको मायूस करेगा। लोग एहसान फरामोश हो जाते हैं। यह ह्यूमन नेचर है, आप इसे बदल नहीं सकते दोस्तों। रोमन एम्पायर मार्कस ये बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने एक दिन अपनी डायरी में लिखा कि वह सेल्फिश, घमंडी और एहसान फरामोश लोगों से मिलेंगे, लेकिन उन्हें हैरत नहीं होगी क्योंकि ऐसे लोगों के बिना दुनिया की इमेजिनेशन नहीं की जा सकती। एक और शख्स जो लोगों की सेल्फिशनेस के बारे में अच्छे तरीके से जानता था वो लॉयर सैमुअल लिबोविट थे। अपने पूरे करियर में लिबोविट ने 78 लोगों को इलेक्ट्रिक चेयर की सजा से बचाया था, लेकिन कितनों ने उनका शुक्रिया अदा किया? किसी ने नहीं। जब आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो उनसे ग्रेटिट्यूड की उम्मीद मत रखिए, बल्कि खुद खुश होने की कोशिश कीजिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, भले ही दूसरा आपको अप्रिशिएट ना करे। आखिर में याद रखिए कि ग्रेटिट्यूड सिखाया जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके बच्चे शुक्रगुजार नहीं हैं तो ये गलत है। उन्हें मिल रही चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है दूसरों से नफरत या उनकी नकल ना करें, आप जैसे हैं वैसे रहें। दोस्तों, कांग्रेचुलेशन, आप अलग है। आपके जैसा कोई नहीं है और ना ही कभी इस दुनिया में कोई होगा। आपके जीन्स पूरी तरीके से अलग है, यहाँ तक कि अगर आपके और किसी और के पेरेंट्स एक हों तब भी किसी के आपके जैसे होने की पॉसिबिलिटी 30,000 बिलियन में एक है। इसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि दूसरों की ज़िंदगी ज़्यादा खुशनुमा है, लेकिन इस तरह जीना बेकार है। इसे बहुत अच्छा है कि आप अपनी अलग पहचान को पसंद करें और आप जैसे हैं, जो भी है, उसमें कंफर्टेबल रहने की कोशिश कीजिए। असल में किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश में बड़ा रिस्क है। अगर आप अपने आप को और अपनी खासियत को एक्सेप्ट कर नहीं करते तो आप बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अनलकी कोई और नहीं है जो किसी और की तरह बनने की ख्वाहिश रखता है। न सिर्फ ये ख्वाहिशें आपको बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, बल्कि ये पॉसिबल पोटेंशियल का वेस्टेज भी है। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का कहना है कि जो लोग अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं ढूंढ पाते वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 10% पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें यही पता होगा कि हमें अपनी एनर्जी का एक आइटम भी किसी और की तरह बनने की कोशिश में वेस्ट नहीं करना चाहिए। एडिथ अल्रेड इस वैल्यूएबल लेसन को समझ गई थी। बचपन के ट्रामा की वजह से अल्रेड बहुत नर्वस और कंफ्यूज थी। उसके साथ ऐसा हुआ इसलिए हुआ क्योंकि उसे लगता था कि उनके मुकाबले उसके हस्बैंड की फैमिली ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वह अपने आप को एक फेलियर सा महसूस करती थी और वक्त गुजरने के साथ सुसाइड का सोचने लगी।
किस चीज़ ने उसकी मदद की। दोस्तों, एक दिन उनकी मदर इन लॉ ने बताया कि वह अपने बच्चों को रियल रहना सिखाती है, चाहे कुछ भी हो। इस बात से इंस्पायर्ड ऑलरेडी सोचने लगे कि असल में वह कौन है, ना कि जो ख्वाहिश वह दूसरों की तरह बनने की रखती है। अब वह इतनी खुश है जितनी वह कभी नहीं रही। लोग उसे ही क्रिटिसाइज करते हैं जिसे वह नफरत करते हैं। अपने खिलाफ किए गए क्रिटिसिज्म की तारीफ करें सब। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ को पब्लिक इतना क्रिटिसाइज क्यों करती है? इसकी वजह सिंपल है, लोग उसे नीचा दिखाने में सेटिस्फैक्शन फील करते हैं और उनसे ज़्यादा कामयाब है। जिनसे हम नफरत करते हैं उनके महत्व को कम करने की कोशिश करना नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंपैरिजन करके हमें इम्पोर्टेंट फील होता है। इस ह्यूमन टेंडेंसी का एक्सट्रीम एग्जाम्पल वह लेटर है जो एक हेटफुल औरत ने लेखक को भेजा था। आखिर वह किसे टारगेट करना चाहती थी? साल्वेशन आर्मी के फाउंडर विलियम वुड को, जिन पर उसने धोखेबाज होने का भी इल्ज़ाम लगाया था। जाहिर है कि एक पब्लिक फिगर की इमेज बर्बाद करके वह अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती थी। लोगों को उन्हें क्रिटिसाइज करने की आदत होती है, जिन्हें वो पसंद करते हैं या जिनसे नफरत करते हैं। इसलिए ऐसे क्रिटिसिज्म को बेइज्जती नहीं, तारीफ समझिए। जैसा कि इंग्लिश में कहावत है, नो वन किक्स अ डेड डॉग। इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो समझ जाइए आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ध्यान देने लायक अचीव कर रहे हैं। अगर आप ऐसा ही सोचना जारी रखें तो आपको एहसास होगा कि जितना ज़्यादा आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, आप उतने ही इम्पोर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल हैं। एंड लास्ट चैप्टर है, थकान महसूस होने से पहले आराम करना चाहिए। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक थकान भरा दिन गुजारने के बाद आप लंच टाइम से ज़्यादा लेजी हो जाते हैं? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कामयाब लोग ऑफिस में एकदम थक जाने तक काम करते हैं। ऐसा सोचने वाले गलत हो सकते हैं। सिर्फ मेंटल वर्क आपको टायर्ड नहीं कर सकता। साइंटिस्ट का मानना है कि लगातार 12 घंटे मेंटल वर्क करने के बाद भी हमारा दिमाग नहीं थकता। तो इसे थकावट की वजह क्या है? साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि थकान के पीछे की सबसे बड़ी वजह हमारी इमोशंस है। ऐसा मज़ा, एंटरटेनमेंट जैसे पॉजिटिव इमोशन की वजह से नहीं, बल्कि बोरियत, घबराहट और तारीफ ना किए जाना जैसे नेगेटिव इमोशन की वजह से होता है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि यह दूसरी तरीके से भी काम करता है। थकान से ज़्यादा फिक्र और नेगेटिव इमोशन पैदा होते हैं। इसलिए यह क्लियर रखिए कि थकान महसूस करने से पहले आपको आराम करना चाहिए, नहीं तो फिक्र और थकान आप पर हावी हो जाएंगे। जब आप रिलैक्स होते हैं तो कोई फिक्र नहीं होती और रेगुलर आराम इफ़ेक्टिवली काम करने में आपकी मदद करता है। बेथलेहम स्टील में काम करने वाले फ्रेडरिक टेलर के बारे में सोचिए, जहां उसका टारगेट वर्कर से कार में तेजी से स्टील लोड करवाना था। आपको क्या लगता है फ्रेडरिक ने अपना टारगेट अभी अचीव करने के लिए क्या किया होगा? उसने अपने वर्कर्स को दूसरे वर्कर्स से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा। 1 घंटे में 36 मिनट। असल में इसका रिजल्ट क्या होगा? इस तरह यह वर्कर्स उन वर्कर्स के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा लोड कर रहे थे, जिन्होंने इस तरीके से रेस्ट करके अपनी एनर्जी नहीं बचाई थी। सिर्फ तभी रेस्ट किया जब वह थक जाते थे। दोस्तों, साइकियाट्रिस्ट और मिस्टर टेलर का दिया गया सबक इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता कि थकान महसूस करने से पहले आराम करिए और आपकी फ़िक्र कम हो जाएगी। ऑर्गेनाइज रहकर अपना काम एंजॉय कीजिए और स्ट्रेस से बचिए। आपकी नापसंद जॉब के अलावा ज़िंदगी में सुख के और भी बड़े बड़े रीजन्स हैं। सक्सेसफुल होना अपनी जॉब को एंजॉय करने पर डिपेंड करता है। थॉमस एडिसन, उन्होंने इंडस्ट्रियल अमेरिका को बदलने के लिए दिन के 18 घंटे काम किए। उनका कहना था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, मेरे काम फ़न था। आपको वो काम नहीं करना चाहिए
जिससे आप नफरत करते हैं या फिर थोड़ा सा भी नापसंद करते हैं। एक पल के लिए मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको फैमिली बिजनेसमैन करवाना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं। अपने पेरेंट्स की एडवाइस के बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि वह आपसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन आखिरी फैसला आपका होना चाहिए कि आपको किस काम में खुशी मिलती है। फिल जॉनसन के फादर का लॉन्ड्रोमैट्स का बिजनेस था और उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा उस काम को ज़रूर करेगा और फिर उसे पूरी तरीके से संभाल लेगा। लेकिन फिल इंटरेस्टेड नहीं था। इसके बजाय उसने मैकेनिक का काम करने का डिसीजन लिया। फिल के फादर को उसके डिसीजन से बड़ी हैरत हुई, लेकिन फिल को मशीनों के साथ काम करके बड़ा मज़ा आता था। इसी इंटरेस्ट ने उसे बोइंग कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पहले से ही कोई जॉब है, आप उसे कैसे इंजॉयबल और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, इसका एक रास्ता ऑर्गेनाइज होना है। इनकम्प्लीट कामों से भरा डेस्क आपकी फिक्र को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पर शिकागो के एक बिजनेसमैन की कहानी ले लीजिए। वह इतना नर्वस और फिक्रमंद थे कि उन्हें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने नोटिस किया कि ट्रीटमेंट के दौरान जब कोई डॉक्टर के पास किसी छोटे काम के लिए आता है, तो डॉक्टर उसे टालने के बजाय फ़ौरन कंप्लीट कर दिया करते थे। बिजनेसमैन ने भी वही करना शुरू कर दिया और 6 हफ्ते के अंदर वह ठीक हो गए। तो दोस्तों चलिए इस बुक की समरी का रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों, फिक्र करना आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए घातक हो सकता है। इसके लिए आपको इससे निपटने का रास्ता ढूंढना चाहिए। एक आसान तरीका ये जानना है कि आप फिक्रमंद क्यों हैं। इससे निजात पाने के लिए कोई काम सोचिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। दूसरों के बारे में फिक्र करने से आप बचने के लिए अपनी दरिया दिली के बदले शुक्रिया की उम्मीद मत रखिए। अपने दिल में शिकायत मत रखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं वह आपकी कामयाबी को लेकर एक अनकंफर्टेबल है। और अपनी चिंताओं पर कंट्रोल पाने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए। अगली बार आपके साथ कुछ बुरा हो, जैसे कि दोस्त से झगड़ा, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिए। कुछ वक्त उस बारे में सोच लीजिए। अगर फिर भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से और ऐसी चीज़ों से दूर हो जाइए। अब उनमें वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे बुरे हालातों को एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले बुरा क्या हो सकता है यह सोचने की से बचने की बजाय सबसे ख़राब सिचुएशन के बारे में सोचिए। शायद वह इतनी भी ख़राब ना हो। इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। थकान महसूस करने से पहले आराम कीजिए। अगली बार आप कोई काम करें तो थकान महसूस करने से पहले आराम करना याद रखिएगा। इससे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फिक्र कम हो जाएगी। तो समरी दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें और कमेंट करें कि क्यों नहीं पसंद आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस बुक के लिए विराम लेते हैं। मिलते हैं नई बुक समरी में। धन्यवाद।